आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12th में यूनिट सेकंड के अंतर्गत सेल और सेलों का संयोजन। ठीक है, तो सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन। तो सेलों का संयोजन तीन प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, और तीसरा है हमारा मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। तो सेलों का संयोजन करने की हमें क्यों आवश्यकता होती है? तो सेलों का संयोजन करने की हमें इसलिए आवश्यकता होती है कि जैसे हमारे पास बहुत सारे सेल हैं और यदि हम एक सेल से विद्युत धारा ले रहे हैं, वो विद्युत धारा हमारे विद्युत परिपथ को चलाने के लिए बहुत ही कम है। तो हम दो या दो से अधिक सेलों को भी एक साथ जोड़कर उनसे विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उन सेलों को हम निम्न तीन प्रकार से जोड़ सकते हैं। श्रेणी क्रम में भी जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं और मिश्रित क्रम में भी जोड़ सकते हैं। लेकिन इनकी अलग अलग आवश्यकता हमें कब होती है, वो उनके प्रतिरोधों पर डिपेंड करती है कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध से कम है या बाह्य प्रतिरोध से ज़्यादा है। उनके आधार पर ये डिसाइड होता है कि सेलों को कौन से क्रम में जोड़ा जाए। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो हमारा आज का टॉपिक है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। जी मान लीजिएगा कोई एक सेल है, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। ये सेल का प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। इस सेल का विद्युत वाहक बल E, इसका भी E और इसका भी यानी सभी सेलों के विद्युत वाहक बल समान है। सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध भी समान है। तो जी हमने तीन सेल जोड़ लिए। अब तीन सेलों को जोड़कर हम इससे किसी विद्युत परिपथ को चलाएंगे, मतलब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो देखिए, जे मैंने जे कोई प्रतिरोध जोड़ दिया जिसको हम बोलेंगे बाह्य प्रतिरोध। अब इन सेलों से जो विद्युत धारा आ रही है, मान लीजिए I धारा आ रही है, तो वो I धारा इस प्रतिरोध से होकर ऐसे जाएगी। ठीक है, ये देखने में तो वैसे हमारे तीन सेल हैं, लेकिन हम तीन नहीं जोड़ेंगे, इनको बोलेंगे n सेल। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n बराबर 2 हो सकता है, n बराबर 10 हो सकता है, n बराबर 20 हो सकता है। तो n की जो वैल्यू होगी वो उतने सेल माने जाएंगे। तो फिलहाल अभी हमें जो देखने में तीन ही सेल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इस संयोजन में पहले सेल के ऋण सिरे को दूसरे सेल के धन सिरे से, कॉमा, दूसरे सेल के ऋण सिरे को तीसरे सेल के धन सिरे से जोड़ देते हैं। इस प्रकार कई सेल आपस में जोड़ दिए जाते हैं और सेलों के इस प्रकार के संयोजन को सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। इस संयोजन में पहले सेल के ऋण सिरे को दूसरे सेल के धन सिरे से, कॉमा, दूसरे सेल के ऋण सिरे को
तीसरे सेल के धन श्रेय से जोड़ देते हैं। इस प्रकार कई सेल आपस में जोड़ दिए जाते हैं। कई सेल आपस में जोड़ दिए जाते हैं। सेलों के इस प्रकार के संयोजन को सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो पहले सेल के ऋण श्रेय को दूसरे सेल के धन श्रेय से, दूसरे सेल के ऋण श्रेय को तीसरे सेल के धन श्रेय से जोड़ देते हैं। इस प्रकार कई सेल आपस में जोड़ दिए जाते हैं। सेलों के इस प्रकार के संयोजन को सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है इसके लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो डेफिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, डेफिनेशन हो गई, अब जो चित्र बनाएंगे उसके बाद। अब देखिए हम जितने भी जो सेल लिए, वैसे सेल हमने कितने लिए 3, लेकिन इसकी संख्या मान के चलेंगे कि हमने n सेल लिए हैं। ठीक है, तो माना स्मॉल n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तब नई लाइन से कुल विद्युत वाहक बल, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल बराबर, देखिए कितने सेल जुड़े हैं, n सेल जुड़े हैं। और विद्युत वाहक बल क्या होता है, एक प्रकार का विभवांतर ही होता है। जब परिपथ में जुड़ जाता है तो विद्युत वाहक बल क्या बन जाता है, विभवांतर बन जाता है। और श्रेणी क्रम में जब होते हैं तो हमने जब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम पढ़ा था तो उसमें क्या आता था, श्रेणी क्रम में विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, E प्लस E प्लस E, तो कितना आएगा 3E। लेकिन जिन 3 सेल नहीं जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं, n सेल, तो कितना आ जाएगा कुल विद्युत वाहक बल Ne। ठीक है, तो सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो गया, Ne। ठीक, फिर लिखेंगे सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो देखिए सभी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनके आंतरिक प्रतिरोध भी कैसे क्रम में जुड़े होंगे, श्रेणी क्रम में। और प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहाँ R1 की जगह R, R2 की जगह R, R3 की जगह R, तो R प्लस R यानी कितना आ जाएगा 3R। ये 3 सेल नहीं है, n सेल है, तो कितना आएगा NR। तो क्या आ जाएगा जी, NR। समझ गए इस बात को। अब इसके बाद लिखेंगे यदि परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R, तो पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध और प्लस सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, बाह्य प्रतिरोध प्लस सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो देखिए यदि परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, यदि परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो
परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R और प्लस सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, NR। तो बाह्य प्रतिरोध और प्लस सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना हो गया इतना। ठीक है, अब परिपथ में धारा कितनी बहेगी, इसलिए परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा बराबर, देखिए I बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, यहां पर लिख दे रहा हूं, धारा I बराबर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। पिछले वीडियो में बनाया था मैंने, तो बताया था आपको कि धारा का क्या फॉर्मूला बनेगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है, NE, और कुल प्रतिरोध R प्लस NR। तो यह परिपथ में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक है। ठीक है, यह परिपथ में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक है। अब इसके बाद दो स्थितियां आती हैं, इसको चाहो तो समीकरण नंबर 1 दे देना। अब आती है स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, यदि स्मॉल r का मान बहुत बड़ा है कैपिटल R से। ठीक है, यानी स्मॉल r का मान बहुत अधिक है कैपिटल R से। इसका मतलब जो हुआ कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है। तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो वैल्यू समीकरण 1 में रख दें, तो I बराबर NE बटे क्या आ जाएगा, यानी कि R का मान कैपिटल R से बहुत छोटा, सॉरी स्मॉल r का मान कैपिटल R से बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि R का मान बहुत छोटा है, तो इसको क्या कर देंगे, हम नगण्य मान लेंगे। तो क्या बचेगा नीचे सिर्फ NR, N से N, तो I बराबर क्या आ जाएगा, E बटे R। इसका मतलब क्या हुआ, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ये कुल प्रतिरोध ही है, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध तो क्या है, 0 ही हो गया लगभग। जैसे 1 करोड़ में 1 रुपया जोड़ेंगे तो लगभग कितना आएगा, 1 करोड़ ही आएगा। ठीक है, तो जो लगभग कुल प्रतिरोध है। ठीक, तो I बराबर क्या हो जाएगा, E बटे R क्या होती है, विद्युत धारा। तो इसका मतलब हो जाएगा एक सेल में बहने वाली विद्युत धारा। तो क्या हो जाएगा, एक सेल से बहने वाली धारा, बहने वाली धारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है, तो परिपथ में बहने वाली धारा एक सेल में बहने वाली धारा के बराबर होती है। यानी कि परिपथ में उतनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी जितनी एक सेल से बहती है। यदि ऐसी स्थिति है तो चाहे कितने भी सेल जोड़ दो, पूरे परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी, जितनी एक सेल से बहती है। तो सेलों को जोड़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो यदि ऐसी स्थिति है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अर्थात सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ के बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है, तो परिपथ में बहने वाली धारा एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर होती है। अर्थात इस स्थिति से कोई लाभ नहीं होता है, यानी इससे क्या है, लाभ नहीं होता है। लिख लोगे, ठीक है। चलिए अब आती है स्थिति सेकंड, जस्ट इसके अपोजिट आ जाएगी। इसका अपोजिट हो जाएगा कि आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम है बाह्य प्रतिरोध से। तब समीकरण 1 से, यानी कि अब कैपिटल आर की वैल्यू बहुत अधिक है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है। तब समीकरण 1 से आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई बटे
आर और स्मॉल आर का मान बहुत छोटा है तो लगभग 0 मान लेंगे और 0 का n से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा जी, यानी I बराबर जे बचेगा NE बटे R या I बराबर N इंटू ई बटे R। इसका मतलब क्या हुआ, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, मतलब जे भी क्या हो गई एक सेल से बहने वाली धारा, तो क्या हो जाएगा I बराबर N गुणित एक सेल से बहने वाली धारा, सेल से बहने वाली धारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान परिपथ के बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है तो परिपथ में बहने वाली धारा एक सेल से बहने वाली धारा की n गुनी होती है। n गुनी का मतलब ये हो गया कि परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जितने सेल जोड़ेंगे धारा उतनी ही गुनी अधिक होगी, क्योंकि परिपथ में बहने वाली धारा एक सेल से बहने वाली धारा की n गुनी होती है। मतलब यदि परिपथ में 3 सेल जोड़ेंगे तो 3 गुनी प्राप्त होगी, 10 सेल जोड़ेंगे तो 10 गुनी प्राप्त। तो इस स्थिति से क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है तो सेलों को कैसे क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में, तब हमें लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नोट पॉइंट करके भी लिख सकते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए। यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत अधिक है कैपिटल आर से तो क्या होगा, लाभ नहीं होगा, नहीं होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ने से लाभ नहीं होगा। दूसरी स्थिति, यदि ऐसा स्थिति है तो लाभ होगा। ठीक है, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होता है, और यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से लाभ होता है। तो सेलों को कब श्रेणी क्रम में जोड़ना है, ये बात आप समझ गए। चलिए अब आता है हमारा अगला प्रश्न, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो सेलों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है और सेलों को समांतर क्रम में कब जोड़ना चाहिए, इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं चित्र बनाता हूँ, फिर उसकी डेफिनेशन बताऊँगा। तो देखिएगा, मान लीजिएगा कि एक सेल है हमारा जी, दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। ये सभी सेलों के जो पहले सिरे हैं, धन सिरे हैं, उनको एक बिंदु से जोड़ दो और सभी सेलों के ऋण सिरे एक बिंदु से जोड़ दिए। ये ऋण धन, ये ऋण धन, ये ऋण धन। इसका विद्युत वाहक बल E, इसका भी E और इसका भी E। इसका आंतरिक प्रतिरोध R, इसका भी R और इसका भी R। जे बिंदु है उसको मैं नाम दे रहा हूँ A और इस बिंदु को नाम दे रहा हूँ मैं B। तो देखिए समांतर क्रम संयोजन की क्या डेफिनेशन होती है कि इस संयोजन में सभी सेलों के धन सिरे एक बिंदु से तथा सभी सेलों के ऋण सिरे दूसरे बिंदु से जोड़ दिए जाते हैं और सेलों के इस प्रकार के संयोजन को सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं पहले। इस संयोजन में सभी सेलों के धन सिरे एक बिंदु से तथा ऋण सिरे दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। सेलों के इस प्रकार के संयोजन को सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं।
है। सभी सेलों के धन सिरे हमने एक बिंदु से जोड़ दिए और सभी सेलों के ऋण सिरे दूसरे बिंदु से। अब ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि ऐसा करने से हम इन सभी सेलों से किसी विद्युत परिपथ को चलाएंगे, मतलब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो मान लीजिएगा कि ये कोई प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, और जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो इन सभी सेलों से धारा आएगी और ए बिंदु पर ये धारा जुड़ जाएगी, कुल धारा हो जाएगी। और कुल धारा जो है वो मैंने I मान ली। ये I धारा इस प्रतिरोध से होकर जाएगी और यहाँ से ये फिर से सर्कुलेशन जैसे आ रही है, यहाँ से ये, समझ गए ना? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ये चित्र बनाएंगे। देखिए ये सभी सेल कैसे क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो इन सेलों के आंतरिक प्रतिरोध भी कैसे क्रम में जुड़े होंगे? समांतर क्रम में। ठीक है, एक चीज आप और समझ गए, जब समांतर क्रम में कोई भी एपरेटस विद्युत उपकरण जोड़ा जाता है तो उसके सिरों का जो विभवांतर होता है वो उभयनिष्ठ होता है। तो इनके सिरों का विभवांतर निकालूंगा तो जो विभवांतर या विद्युत वाहक बल जे आएगा, और ये कितना होगा? उभयनिष्ठ होगा। जितना इसके सिरों पर होगा इस सेल के, उतने इस सेल के सिरों पर होगा, उतने इस सेल के सिरों पर होगा। मतलब समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल या विभवांतर उभयनिष्ठ होता है, ऐसा हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, तो विभवांतर क्या होता है? विभवांतर या विद्युत वाहक बल उभयनिष्ठ होता है। तो ये ई हो जाएगा। चलिए अब हम लिखेंगे इसमें, देखिए कितने सेल जोड़े हमने? सेल तो हमने जोड़े हैं इसमें 3, लेकिन 3 सेल न मान के इनको मानेंगे हम m सेल। सेलों की संख्या कितनी मानेंगे? m। ठीक है, अब जितने जोड़ेंगे वो m की वैल्यू हो जाएगी। तो मान के चल रहा हूं मैं, माना स्मॉल m सेल समांतर क्रम में जोड़े गए, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तब सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बराबर कितना आएगा? ई आएगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल इसमें उभयनिष्ठ होता है। चाहे जितने भी सेल जोड़ दें विद्युत वाहक बल उभयनिष्ठ होता है। तो कुल विद्युत वाहक बल होगा कितना? ई। फिर लिखेंगे सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। तो देखिए ये सभी सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनके आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होंगे? समांतर क्रम में जुड़े होंगे। ठीक है, और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? कुल आंतरिक प्रतिरोध 1/r डैश बराबर मान रहा हूँ, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। 3 सेल होते तो हम यहीं तक जो छोड़ देते, लेकिन ये 3 सेल नहीं है, ये कितने सेल हैं? m सेल। तो ये कहाँ तक जाएगा? m पदों तक। कितने पदों तक जाएगा? m पदों तक। इसको मैं और सॉल्व करूं तो देखिए 1/r डैश बराबर, यदि मान लीजिए 3 ही सेल होते तो कितना एलसीएम आ जाता? r एलसीएम आ जाता। तो क्या हो जाता? 1 + 1 + 1 यानी 3/r आ जाता। लेकिन 3 सेल नहीं है, कितने सेल है? m सेल। तो क्या आएगा इसका कैलकुलेशन? m/r। उल्टा कर दूं तो r डैश बराबर आ जाएगा r/m। ये सभी सेलों का, जितने भी सेल समांतर क्रम में जोड़े हैं उनका कुल आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, अब पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकालेंगे तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा?
सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध और प्लस परिपथ का बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, तो लिखेंगे यदि परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R यानी बाह्य प्रतिरोध और प्लस R डैश यानी कुल आंतरिक प्रतिरोध। R डैश का मान रख दें तो क्या हो जाएगा, R और प्लस इसकी वैल्यू है J, R/M। यहाँ लिख देना, चूंकि स्मॉल r डैश का मान रखने पर, ठीक है, यहाँ पर साइड से लिख देना। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो m तो LCM आ जाएगा, तो ये आ जाएगा MR प्लस के स्मॉल r। तो जो पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, परिपथ में बहने वाली धारा, लिखेंगे इसलिए परिपथ में बहने वाली धारा, इसलिए परिपथ में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा। अभी मैंने बताया था पिछले उसमें क्वेश्चन में, I बराबर क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इधर में I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना E और बटे कुल प्रतिरोध ये रखा है MR प्लस स्मॉल r बटे M। ठीक है, बटे के नीचे बटे पलट जाएगा तो क्या आ जाएगा, I बराबर ME बटे MR प्लस के स्मॉल r। तो ये आ जाएगा परिपथ में बहने वाली धारा, यानी यही परिपथ में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक है। ठीक है, चलिए अब यहां भी दो स्थितियां आती हैं। स्थिति फर्स्ट, यदि स्मॉल r का मान बहुत अधिक है कैपिटल R से, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक है परिपथ के बाह्य प्रतिरोध से, ये वैल्यू समीकरण 1 में रख दें, तब समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, I बराबर ME बटे कैपिटल R का मान तो बहुत छोटा है तो उसको 0 मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो M इंटू 0, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो क्या बचेगा नीचे, सिर्फ स्मॉल r, क्योंकि कैपिटल R की वैल्यू 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो I बराबर क्या आ जाएगा, M इंटू E बटे R। ठीक है, और E बटे R का मतलब क्या होगा, एक सेल से बहने वाली धारा, तो मैं इसको इधर कर रहा हूँ, I बराबर M इंटू एक सेल से बहने वाली धारा, एक सेल से बहने वाली धारा, बहने वाली धारा। तो क्या हो जाएगा, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है तो परिपथ में बहने वाली धारा एक सेल से बहने वाली धारा की स्मॉल m गुनी होती है। इसका मतलब जो हुआ कि परिपथ में जितने अधिक सेल जोड़ेंगे परिपथ में बहने वाली धारा उतनी ही गुनी हो जाएगी। मतलब इस स्थिति से हमें लाभ होता है। ठीक है, क्योंकि हम सेलों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं तो धारा का मान बढ़ता जा रहा है। तो यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है तो परिपथ में बहने वाली धारा एक सेल से बहने वाली धारा की स्मॉल m गुनी होती है, अर्थात इस स्थिति से लाभ होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब आती है दूसरी स्थिति, इसका अपोजिट हो जाए, ऐसा हो जाए, तब क्या हो जाएगा, तब समीकरण 1 से देखिए, ये तो जैसे का जैसा, स्मॉल r का मान बहुत छोटा है तो इसको छोड़ देंगे, लगभग 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, m से m कट जाएगा, तो I बराबर E बटे R। ठीक है, और E बटे R का मतलब क्या हुआ,
एक सेल से बहने वाली धारा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है तो परिपथ में बहने वाली धारा एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर होती है। मतलब परिपथ में कितने भी सेल जोड़ दो, हमें विद्युत धारा उतनी प्राप्त होगी जितनी एक सेल से प्राप्त होती है। तो इस स्थिति से लाभ नहीं होता है। तो सेलों को समांतर क्रम में कब जोड़ना चाहिए, इसको नोट करके लिख लेना। स्मॉल आर का मान मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति से लाभ होता है। ठीक है। और यदि जे वाली स्थिति है तो इससे लाभ नहीं होता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि देखिए इस स्थिति से तो लाभ कब हो रहा है, जब समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, और इस स्थिति से लाभ कब हो रहा था, जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इस बात को भी आप लिख सकते हैं, यदि स्मॉल आर का मान बहुत अधिक है कैपिटल आर से, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है, तो सेलों को कौन से क्रम में जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम में इस स्थिति से लाभ होता है। और यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम है बाह्य प्रतिरोध से तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है। इस स्थिति में श्रेणी क्रम में जोड़ने से लाभ होता है। तो आज के लिए इतना ही।